सोनपुर गांव एक बहुत ही छोटा गांव था जहां बस एक ही ढाबा था और वहां रामू नाम का आदमी खाना बनाता था। रामू के हाथ का खाना पूरे गांव में ही मशहूर था क्योंकि रामू खाने के साथ साथ लोगों को स्वाद भी देता था। उसके हाथ में जादू जो था। ऐसे ही एक दिन अच्छी कमाई से खुश होकर रामू अपने भाई सोहन से बोलता है। इस बार तो काफी अच्छी कमाई हुई है। अगर ऐसे ही अच्छी कमाई होती रहेगी तो जल्द ही हम अपना घर भी बना लेंगे। बस भगवान अपनी कृपा बनाए रखे। बिल्कुल सही कहा। इस बार काफी अच्छी कमाई तो हुई है, काफी पैसे बच गए हैं। अब बस ये मुश्किलों वाले महीने निकल जाएं, गर्मियां शुरू हो गई हैं। अब तक भगवान ने सब अच्छा किया है, आगे भी जरूर भगवान सब कुछ अच्छा ही करेंगे। चिंता मत करो, हमें बस अपनी मेहनत करनी है, बाकी सब भगवान है, वही देखने के लिए। सोहन और रामू अब तक की हुई कमाई से बहुत खुश थे। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और गर्मियां काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। गर्मी से काफी ज्यादा परेशान दोनों भाई थे क्योंकि गर्मियों की वजह से अब उनके ढाबे पर ज्यादा कोई आता नहीं था खाने के लिए और उनकी कमाई नहीं हो पा रही थी। एक रात दोनों ढाबे से काम करके घर जाते हैं। सोहन पानी पीने जाता है तो मटका खाली। खाली मटका देखकर सोहन अपने भाई से कहता है, अरे मटका तो खाली है। रामू, तुम मकान मालिक को बोलकर नहीं गए थे क्या कि मटके को भर देना? अब हम पानी क्या पिएंगे? अरे मुझे अच्छे से याद है, मैंने मकान मालिक को बोला था कि वो हमारे मटकों में पानी भर दे। अब तक तो वैसे भी बिना बोले ही मटके में पानी भर देते थे, फिर आज क्यों उन्होंने हमारे मटके को पानी से नहीं भरा? ये तो गलत है ना। अरे पानी तो सबके लिए ही जरूरी होता है, पानी नहीं है तो हम क्या पिएंगे? चलो एक बार हम मकान मालिक से बात करते हैं इस बारे में। सोहन और रामू दोनों मकान मालिक से बात करने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर उनका मकान मालिक शंभू खुद ही आ जाता है और उन्हें देखकर बोलता है, अरे लगता है दोनों भाई कहीं जा रहे हैं। शंभू जी, हम बस आपके पास ही आ रहे थे। दरअसल वो हमारे मटके खाली हैं, इनमें पानी नहीं भरा क्या आपने? क्या? हाँ, ये सही कहा तुम दोनों ने। लेकिन क्यों शंभू जी? वो क्या है ना, 2 महीनों का किराया रुका है। अब मुझे तकलीफ हो रही है तो थोड़ी तकलीफ तुम दोनों को भी तो होनी चाहिए। जब तक किराया आ रहा था तब तक मैं खुद ही यहाँ मटकों में पानी भरकर जाता था। अब पैसों के बिना बात कैसे बनेगी? हाँ, लेकिन हमने आपको बताया तो था, गर्मियों की वजह से हमारा काम बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। हमने कभी भी आपके पैसे रोके नहीं हैं। थोड़ा तो समझने की कोशिश करो। हम जैसे ही पैसे मिलेंगे आपको आपके पैसे दे देंगे। बहुत सही। जब मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे तब पानी की बात करना। तुम लोगों को तो पता है कि मेरा एक ही उसूल है, अगर मुझे तकलीफ होती है तो सामने वाले को थोड़ा दुख तो होता ही है ना। शंभू इतना बोलकर वहां से चला जाता है। ढाबा ठीक से नहीं चल रहा था, इसीलिए उन्हें काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। वक्त के साथ उनके हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे थे। एक दिन रामू घर पर खाना बनाने जाता है, लेकिन घर का पूरा राशन खत्म हो गया था। रामू खुद से बात करते हुए बोलता है, घर पर तो राशन ही नहीं है, अब क्या? हमारे घर पर चूल्हा भी नहीं जलेगा। हे भगवान, अब और कितनी परीक्षा लोगे आप हमारी? इतनी मुसीबतें क्यों खड़ी कर रहे हो? एक के बाद एक नई मुसीबतें खड़ी हो रही थी, लेकिन कहीं से कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन दोनों हताश निराश भगवान के आगे बैठे होते हैं। सोहन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए बोलता है, भगवान जी, कोई तो रास्ता निकालो, हमारी डूबती हुई नैया को पार लगाओ। हमारी मदद करो भगवान जी, हमारी मदद करो। दोनों अब बस भगवान का ख्याल रखकर बस मेहनत ही कर रहे थे। कुछ दिनों बाद दोनों भाई के ढाबे में अजय नाम का एक पर्यटक आता है जिसे काफी ज्यादा भूख लगी होती है। रामू उसके लिए बढ़िया सा खाना बनाकर लाता है। अजय वो खाना खाता है और उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अजय खाने की तारीफ करते हुए बोलता है, अरे वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। इतना स्वाद खाना मैंने आज तक कभी अपनी जिंदगी में नहीं खाया है। भूख लगने पर वैसे तो सब कुछ ही अच्छा लगता है, लेकिन आज जब भूख मिट भी गई तब भी मन नहीं भरा खाने से। हाँ दिल खुश हो गया खाना खाकर तो। अजय उन दोनों से बात करके जा रहा होता है कि तभी पीछे से दो लोग अजय का बैग चोरी करने लगते हैं। सोहन और रामू चोर को देख लेते हैं और तुरंत उन चोर को पकड़कर उनसे बैग छीनते हैं, लेकिन चोर भाग जाता है।
अजय को काफी अच्छा लगता है कि उन दोनों ने उसे बचाया और वो उनसे बोलता है। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों ने आज उस चोर से बचा लिया, वरना तो वो चोर मेरा बैग लेकर भाग जाता और शायद मुझे भी कोई नुकसान पहुंचा देता। ये कैसी बात कर रहे हैं आप सर जी? ये तो हमारा फर्ज है। आप हमारे यहाँ खाना खाने आए थे, और अगर आप हमारे यहाँ खाना खाने नहीं भी आए होते तो भी आपको बचाना तो हमारा फर्ज है। ऐसे कैसे कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है? जी बिल्कुल, मेरे बड़े भाई सोहन ने बिल्कुल सही कहा। आप हमारे गांव के मेहमान हो, आपको कोई परेशानी ना हो इस बात का ध्यान रखना हमारा फर्ज है। वैसे आप एक बार अपना बैग देख लीजिए, सब ठीक तो है ना? अरे बैग देखने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों ने उन चोर के कुछ करने से पहले ही आप दोनों आए थे। मैं आपको धन्यवाद जितना भी करूंगा वो कम ही होगा। मैं बता नहीं सकता कि आप लोगों ने कितनी मदद की है हमारी। अरे आप बार बार धन्यवाद करके हमें छोटा क्यों बना रहे हैं? आपको बचाना हमारा फर्ज था। हम आपके किसी काम आ पाए, इसमें हमें ही खुशी मिली है। अरे आप लोगों ने मुझे बचाया है, मेरे बैग को चोरी होने से बचाया है, इसलिए मैं आपको ये 50,000 रुपए देना चाहता हूँ। जिस तरह आप दोनों ने मेरी मदद की, अगर इन पैसों से मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे हम ये पैसा कैसे ले सकते हैं? हमने आपकी मदद जरूर की है, लेकिन ये सोचकर नहीं कि इसके बदले आप हमें कुछ दोगे। इसकी जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप ये पैसे ले लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता है, और आप दोनों ने अपने बारे में सोचे बिना मेरी मदद की है। अजय के इतना बोलने पर वो पैसे रख लेते हैं और पैसों से अपने ढाबे पर एसी लगवाते हैं। एसी लगवाने के बाद उनका ढाबा फिर से अच्छा चलने लगता है। दोनों भाई बहुत खुश होते हैं। सोहन रामू से कहता है, लगता है वो इंसान हमारे लिए कोई दूत बनकर ही आया था। उस अनजान शख्स ने हमारी मदद की और उनकी वजह से आज हमारा ढाबा गर्मियों में भी चल रहा है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं है। दोनों काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि इतनी मेहनत के बाद आखिरकार गरीब का एसी ढाबा बन ही जाता है। उमा और कोमल दोनों ही एक छोटे से गांव में रहती हैं, जहां उनका एक छोटा सा ढाबा होता है। सुबह सुबह उमा अपनी बहू को उठाने लगती है। अरे कोमल बहू उठेगी नहीं, ढाबा खोलना है। माँ जी, कल रात देर से सोई थी इसीलिए अभी आंख नहीं खुली। समय क्या हो रहा है? बहू अभी तो समय है, उठ जा, मैं कुछ खाने को बना लेती हूँ तब तक। दोनों सास बहू थोड़ी देर बाद अपने ढाबे पर जाते हैं और ढाबे पर खाना बनाकर ग्राहक के आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन काफी देर तक कोई ग्राहक नहीं आता। माँ जी, इतनी देर हो गई, अब तक कोई ग्राहक भी नहीं आया। ये तो रोज का ही होता जा रहा है। हम ढाबा खोलते हैं और थोड़ी बहुत कमाई होती है, फिर शाम हो जाती है। ऐसे कब तक चलता रहेगा? बहू पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन अब जो हालात चल रहे हैं ना, उसे देखकर तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ। हम तो बस सब्र से ही काट सकते हैं। माँ जी, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर रोज यहाँ अपना ढाबा खोलते हैं, इतनी मेहनत से खाना बनाते हैं, सब सामान लाते हैं। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि कम से कम हमारी मेहनत का तो मिल ही जाए। बहू हमें अभी ना बस अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। देर सवेर हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। काश हमारा चांद पर ढाबा होता। अगर हमारा चांद पर ढाबा होता ना, तब तो लोगों की भीड़ होती हमारे ढाबे पर और हम ही खाना बनाते हुए थक जाते। बहू तू भी ना कुछ भी बोलती रहती है। अरे चांद पर ढाबा कैसे मुमकिन हो सकता है? दोनों सास बहू अपने ढाबे को लेकर ऐसे ही अक्सर परेशान रहती हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और शाम उमा ढाबा बंद करने जा रही होती है कि तभी कोमल अपनी सास को रोक देती है। माँ जी, आज ढाबा बंद मत करिए, मेरा मन है कि आज मैं ढाबे में ही सो जाऊं। बहू ये तू क्या कह रही है? तू अकेले ढाबे में कैसे सो सकती है? अरे अजीत के दुनिया से चले जाने के बाद हम दोनों का इस दुनिया में है ही कौन? और अगर तू भी ऐसे परेशान होकर यहाँ अकेले बैठ जाएगी तो मेरा क्या होगा? तू यहाँ क्यों रात में रहना चाहती है? हम घर चलते हैं ना। माँ जी, मैं उदास हूँ, इसीलिए ढाबे में रात में नहीं रुकना चाहती, बल्कि मेरा मन है आज यहाँ रुकने का। और अगर आपको घर पर अकेला महसूस होगा तो आज हम दोनों ही यहाँ रुक जाते हैं ना, इससे आपको भी अकेला महसूस नहीं होगा। अरे चल ठीक है बहू, अगर तू ऐसा चाहती है तो ऐसा ही सही। रात के समय दोनों सो रहे होते हैं, तभी कोमल को सपना आता है। माँ जी, अब तो हमारा चांद पर ढाबा है, देखना दिन दुगनी और रात चौगुनी होगी हमारी। बहू तू बिल्कुल सही कह रही है। अभी ही हमारे ढाबे में ग्राहक की इतनी भीड़ है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम इतने सारे ग्राहक को अकेले कैसे संभालेंगे।
माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? कल तक जब हम जमीन पर ढाबा चलाते थे तो भी तो अकेले ही संभाल रहे थे ना। अब तो हमारा चांद पर ढाबा है। कभी किसी ने नहीं सुना होगा गरीब का चांद पर ढाबा, लेकिन हमारा वो ढाबा भी है। अरे इतना अच्छा चांद पर ढाबा है और आप लोग खाना देने में समय लगा रहे हैं। जल्दी से खाना दे दीजिए ना, और बैठने की भी जगह बता दीजिए। दरअसल बैठने की जगह तो अभी नहीं है, आप कल आ जाइएगा। नहीं नहीं, चांद पर ढाबा है, मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे टेबल कुर्सी की जरूरत नहीं है, मैं तो चांद पर ही बैठकर खाना खा लूंगा। आप जल्दी से मुझे खाना दे दीजिए। बहन जी, मैं भी कब से खाना मांग रही हूँ। अरे जल्दी से हमारे लिए भी खाना लगा दीजिए। अपने ढाबे पर ग्राहक की इतनी भीड़ देखकर दोनों सास बहू काफी खुश हो जाती हैं। बहू, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे ढाबे पर कभी इतनी ज्यादा भीड़ भी होगी, लेकिन यहाँ तो इतनी भीड़ है। माँ जी, बात बाद में भी हो जाएगी, लेकिन अभी तो हमें जल्दी जल्दी हाथ चलाने चाहिए। देखिए ना लोगों की भीड़ कैसे बढ़ती जा रही है। कोमल जल्दी से खाना लगा रही होती है, तभी उमा बाल्टी भर पानी लेकर कोमल के मुंह पर गिरा देती है। अब माँ जी, ये क्या? ढाबे पर ग्राहक की भीड़ लगी है और आपने मेरे मुंह पे पानी डाल दिया। बहू, सपने देखना बंद कर। अरे कब से मैं तुझे आवाज लगा रही हूँ, उठाने की कोशिश कर रही हूँ, तू है कि उठ ही नहीं रही। और तू ऐसे सपने क्यों देखती है? अब माँ जी, अब सपने देखने का नहीं बल्कि सपने को सच करने का समय आ गया है। बहू, ये तो क्या बोल रही है? क्या सच करना है? माँ जी, हमारा ढाबा चल नहीं रहा है ना। आप देखना हमारा ढाबा कितना अच्छा चलेगा। गरीब का चांद पर ढाबा होगा तो लोग खुद ही आएंगे। बहू, मुझे तेरी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है। तू साफ साफ बता कि आखिर तू कहना क्या चाहती है। माँ जी, अब बस मैं कहूँगी नहीं, बल्कि हम साथ में काम करेंगे। कोमल जुगाड़ लगाकर कबाड़ी की दुकान से आसपास से कुछ फालतू के सामान लेकर आती है और उसी से अपने ढाबे को पूरी तरह ढक देती है। बहू, ये तो क्या कर रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ जी, मैं चांद पर ढाबा बना रही हूँ। ये देख रही हो ना, पूरी सतह बिल्कुल वैसे ही लग रही है ना, जैसे चांद की होती है। तो अब हम इस ढाबे को ऐसे बना देंगे जैसे ये चांद पर है। अरे वाह बहू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। दोनों सास बहू अब कड़ी मेहनत करने लग जाती हैं और अपने साधारण से ढाबे को चांद वाला ढाबा बना देती हैं। एक हफ्ते की मेहनत रंग लाती है और वो ढाबा बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे चांद पर ही हो। बहू, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये ढाबा चांद पर ही हो। ऐसा ढाबा अगर ग्राहक देखेंगे तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। बहू, तू तो बहुत समझदार है। माँ जी, वैसे तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतनी ज्यादा समझदार हूँ, और अब भगवान चाहेंगे तो हमारा ढाबा खूब चलेगा। दोनों सास बहू का चांद पर ढाबा लोगों को काफी अच्छा लगता है। कुछ ही दिनों में लोगों में चांद पर ढाबा भी काफी मशहूर हो जाता है। वाह, चांद पर ढाबा, ये तो काफी अच्छा आइडिया है। ऐसा ढाबा तो मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा ढाबा किसी ने देखा नहीं है, तभी तो हमने ऐसा ढाबा बनाया है। क्या मैं चांद पर ढाबे में कुछ फोटोज ले सकती हूँ? वो क्या है ना, मुझे फोटो लेना बहुत अच्छा लगता है, और आपका इतना अच्छा ढाबा है, इतना अनोखा है कि मैं खुद को फोटो लेने से रोक नहीं पा रही हूँ। प्लीज मना मत कीजिएगा। इसमें मना करने वाली क्या बात है? अरे इतना अच्छा ढाबा है, लोगों को इतना पसंद आ रहा है, तो फोटो लीजिए। आपको जितना मन करे उतनी फोटो लीजिए। ऐसे ही अब काफी लोग आने जाने लगते हैं। ढाबे पर थोड़ी सी देर में भी भीड़ खाली नहीं होती। ये तो बिल्कुल मेरे सपने जैसा हो गया। चांद पर ढाबा तो इतना अच्छा चल रहा है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बहू, तूने बिना सोचे ही इतना अच्छा ढाबा तैयार कर दिया। उनका ढाबा काफी मशहूर हो गया था। कुछ दिनों बाद एक आदमी आता है। सुनिए, दरअसल मेरी शादी की सालगिरह है और मैं अपनी सालगिरह आपके इस चांद पर ढाबे पर मनाना चाहता हूँ। मैं इसके लिए आपको काफी अच्छे पैसे दूंगा। माँ जी, यहाँ तो लोग अपने अच्छे दिन को और अच्छा बनाने भी आ रहे हैं। अरे कुछ बताइए ना। जी, हमें मंजूर है। इसी तरह अंत में लोग अब चांद पर गरीब के ढाबे की काफी सराहना करते हैं और ढाबा भी काफी अच्छा चलता है। चारू एक अनाथ लड़की होती है जो एक छोटे से गांव में अपने चाचा चाची के साथ रहती है। एक सुबह चारू काफी देर से उठती है तो चारू की चाची को काफी गुस्सा आता है। कहो, मुफ्त का घर बार मिल गया तो पलंग ही तोड़ी रहोगी तुम, हैं? कछु काम धंधा नहीं करना का? नहीं चाची, ऐसन बात नहीं है। वो का है ना, कल रात घर का काम करने के बाद शरीर बहुत टूट रहा था, इसीलिए सुबह ना आंख नहीं खुली। आंख नहीं खुली? ये कौन बात होत है, हैं? अरे ऐसन कैसन आंख नहीं खुली? जब तो का पता है कि सुबह सुबह हमका गर्म पानी चाहिए तो आंख कैसन ना खुली? जाओ, हमरे लिए अभी के अभी गर्म पानी लेकर आओ।
जी चाची, मैं अभी लेकर आती हूँ चाची। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। तू तो बस हमारी छाती पर मूंग दल रही है। तुम्हारी माँ पता नहीं किसके भरोसे तो का छोड़ गई। चाची, आप हमारी माँ को काहे बीच में ला रही हो? अरे वो तो ये दुनिया में भी नहीं है। हाँ, ये दुनिया में भी नहीं है, ऊपर आराम से है ना। जब से हमारे घर में आई है बस खर्चा ही करवाया है। अरे आज तक कबो चाची के बारे में सोचा है? चाची, आप ऐसे कैसे कह रही हो? अरे हम तो आप दोनों के बारे में ही सोचे थे। आप दोनों ही जो हो जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। और कौन है? और फिर भी हमको ही ठेंगा मिला। चल जा यहाँ से, पानी लेकर आ। सुनीता ऐसे ही अक्सर चारू को काफी कोसती रहती है, उसे ही घर के सभी काम करवाती है। ऐसे ही काफी ज्यादा धूप और गर्मी का मौसम भी था। घर में भी सबको पसीने आ रहे होते हैं। सुनीता गुस्से में चारू के पास जाती है। ई का है? अब तक खाना काहे नहीं बना है? हैं? चाची जी, गैस खत्म हो गई है और गांव में सिलेंडर आने में काफी समय लगता है, लेकिन जैसे सिलेंडर आता है हम खाना बना देंगे तुरंत, वो भी आपकी पसंद का। अच्छा जी, तो तुम्हारा मतलब ही है कि जब तक सिलेंडर नहीं आएगा तब तक हम भूखे पेट रह बे? चाची, अब आप ही बताइए, हम कहाँ कर सके थे? सिलेंडर ना ही है तो अब कैसे खाना बनिए? अरे सिलेंडर ही नहीं है ना, ये वो कौन सी बड़ी बात हो गई है? तुम्हारे हाथ पैर तो सही सलामत है ना? अरे बाहर आंगन में चूल्हा है तो वहां जाकर खाना बनाओ। क्या? बाहर इतनी धूप में? चाची, ये आप क्या कह रही हो? अरे हम बाहर इतनी धूप में कैसे खाना बना सके थे? थोड़ा तो हमरे बारे में भी सोचिए ना। आंगन में सीधा धूप आती है। तो क्या हुआ? तुम कोई मोमबत्ती हो जो पिघल जाओगी? हैं? यहाँ हम भूख रहे हैं, हम भूखों मार रहे हैं और तुमको वो बर्दाश्त हो रहा है, लेकिन बाहर धूप में खाना बनाना नहीं है तुमका। अरे जाओ जल्दी से हमरे लिए खाना बनाओ, हमका कुछ हो नहीं पता। चाची, तुमको हमारी बात समझ नहीं आएगा? बताओ, अब की बार और अच्छे से समझा देंगे ताकि कुछ समझने लायक बचोगी ही नहीं। चारू कड़ी धूप में चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। हे प्रभु, तनिक धूप को हमरे कपार से हटा दो। इतनी तेज धूप लग रही है, पसीने से तीसरी बार नहा लिया हमने। तनिक हमरे बारे में भी तो सोचो ना, काहे हमार कपार और कलेजा जला रहे हो? अपने घर में आराम से पंखे के नीचे बैठी सुनीता को चारू से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, और चारू ऐसे परेशानी में देखकर उसको काफी मजा आ रहा था। अब आया ना मजा, बहुत जुबान चलने लग गई थी कैंची की तरह। ये 2 कौड़ी की अनाथ लड़की की, हाँ, हमरे आगे बोल रही थी लपर लपर। अब धूप में खाना बनाए, मजा आएगा। सुनीता, तुम ये बहुत गलत कर रही हो। अरे चारू बच्ची है, तुमको का मजा आता है उसको इतना परेशान करके? और नहीं तो का। अरे जब तक वो परेशान नहीं होत है, जब तक हमारे हलक से अन्न का निवाला नहीं उतरता है। और ये बात जान लो, अगर तुमको ज्यादा भतीजी का मोह हो रहा है ना, तो पहले उसकी टांगे तोड़ेंगे और बाद में आपको समझाएंगे कि हम आपकी घरवाली हैं, समझे? सुनीता के अत्याचार से चारू काफी ज्यादा परेशान होने लग रही थी। आज रात तुमको सोना नहीं है, का समझी? आज रात तुमको सोना नहीं है। आज तुम सारे गेहूं साफ करोगी। हमरे कपार पर चढ़ने लगी थी ना, चलो अब काम पर लग जाओ। सुनीता की बात सुनकर चारू को काफी दुख होता है। अब बस बहुत हो गया हमारी चाची का। हमारी चुप्पी का वो बहुत फायदा उठा रही है। अब हम ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सके थे। रात के समय सब लोग सो रहे होते हैं और चारू घर से भाग जाती है और एक ढाबे में नौकरी करने लग जाती है। अरे वाह, तुम तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। हमारे ग्राहक को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद मालिक, हमको बहुत अच्छा लगा कि ग्राहक को हमारा बनाया हुआ खाना पसंद आ रहा है। अच्छा मालिक, 1 महीने से ऊपर हो गया है, अब तक आपने हमारी तनख्वाह नहीं दी। अरे थोड़ी तारीफ क्या कर दी हमने तुम्हारी, तुम तो हमरे ही सिर पर चढ़ने लग गई। काम करो, तनख्वाह जब मिलनी होगी मिल जाएगी। काफी समय निकल जाता है और अब तक अजीत ने चारू के पैसे नहीं दिए होते हैं। मालिक, अब आपका बहुत हो रहा है। अरे आपका हमसे ऐसे ही मुफ्त में खाना बनवाते रहोगे? हमको हमारी तनख्वाह दे दीजिए। हमने तुमको अपने ढाबे में काम दिया, 2 वक्त की रोटी दी, रात में सोने की जगह दी, और अब तुम हमरे आगे मुंह खोल रही हो कि तनख्वाह भी चाहिए। अरे किस बात की तनख्वाह?
मालिक, हमारी शुरू में ही बात हो गई थी। हमने कहा था ना कि तनख्वाह कम दे दीजिएगा, लेकिन हमको रहने की जगह और 2 वक्त का खाना दे दीजिएगा, और आपने भी हाँ किया था ना, तो अब काहे मना कर रहे हैं? देखिए, हम पहले ही बहुत मुसीबत में हैं, आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। तुमको किस बात का इतना घमंड है? अरे खाना ही अच्छा बनाती हो, तुम्हें जैसे और 4 बावर्ची मिल जाएंगे। एक तो तुम्हें हताश परेशान सोचकर हमने तुम्हारी मदद की, और अब तुम ही हमरे आगे ऊंची आवाज में बात कर रही हो। जाओ, कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी अब, और अब तुम यहाँ काम भी नहीं करोगी। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। अरे आप हमको काम से निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? मालिक, हम तो बस अपनी मेहनत की कमाई मांग रहे हैं ना। किस बात की मेहनत? अरे ढाबा हमरा यहाँ, काम हमने दिया, रहने की जगह हमने दी, खाना दिया, और हमसे ही अकड़। निकलो यहाँ से। अजीत चारू को ढाबे से निकालने लगता है। तभी वहाँ रोहन नाम का लड़का आता है। ये सब क्या हो रहा है? आप तो यहाँ हर रोज खाना खाने आते हैं ना। हम इतनी मेहनत से खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, साफ सफाई भी हम ही करते हैं ढाबे की, लेकिन मालिक है कि अब तनख्वाह देने से मना कर रहे हैं। झूठ काहे बोल रही हो तुम? अरे जब तनख्वाह देने की बात की नहीं हुई तो किस बात की तनख्वाह? आप तो रहने ही दीजिए। और देखिए, यहाँ चारू जी ने काम किया है, हमारे अलावा और भी बहुत लोग जानते हैं। अभी थानेदार को बुलाएंगे तो ढाबे पर ताला लग जाएगा। भलाई इसमें ही है कि चारू जी की तनख्वाह दे दीजिए। पुलिस के डर से अजीत चारू को पैसे दे देता है, जिसके बाद रोहन चारू को अपने घर ले जाता है। चारू जी, हम बस उस ढाबे में आपके लिए ही जाते थे। हमको आप शुरू से ही बहुत पसंद थी। आप हमसे शादी करना चाहती हैं? एक का कह रहे हो आप? हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हमने आपको बहुत पसंद करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं। क्या आप हमसे शादी करोगी? हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम एक गरीब बेसहारा लड़की हैं। हमको आपने उस मालिक से बचाया, और अब आप ये क्या कह रहे हैं कि आप हमसे शादी भी करना चाहते हो? ये सब सपना तो नहीं है? नहीं, ये सपना नहीं है, हमारा सच है जो हमने आपको बताया। चारू को भी रोहन काफी अच्छा लगता है, इसीलिए चारू मना नहीं करती है और वो दोनों जल्दी शादी कर लेते हैं। चारू अपनी रसोई देखकर काफी हैरान हो जाती है। ई का है रोहन जी, रसोई में एसी? यहाँ पर तो एसी लगा है। हाँ, क्योंकि हमने तुमको उस ढाबे में गर्मी में पसीने से लथपथ होकर काम करते हुए देखा है, इसलिए हमने सोच लिया था कि आपका रसोई कोई आम नहीं होगी, इसलिए हमने रसोई में एसी लगवा दिया। आपका बहुत धन्यवाद रोहन जी, हमको एसी रसोई बहुत अच्छी लगी। हम अभी आपके लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर लाते हैं। चारू अपनी एसी रसोई देखकर काफी खुश हो जाती है और अपनी आगे की जिंदगी अपने पति के साथ खुशी खुशी बिताती है। मीरा और कल्पना दोनों सास बहू बहुत गरीब होती हैं। दोनों का एक दूसरे के सिवाय इस दुनिया में और कोई नहीं होता। दोनों का गांव में एक छोटा सा ढाबा होता है, जिसमें वो दोनों अपना स्पेशल पिज्जा पराठा बेचते हैं। ओए होए होए होए, क्या बेहतरीन पिज्जा पराठा बनाती हो आप दोनों सास बहू। खाकर अलग ही खुशी होती है। मैं तो और 5 पराठे खाऊंगा। अरे वाह वाह, धन्यवाद। हमने गांव में और भी कई सारी जगहों पर पिज्जा पराठा खाया है, पर आपके ढाबे पर जो पिज्जा पराठा है उसकी बात ही निराली है। स्वाद एकदम अलग है। हाँ हाँ, हमें तो बताइए, आपकी पिज्जा पराठा की खुफिया रेसिपी क्या है? कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? अगर हम आपको हमारी खुफिया रेसिपी बता देंगे तो हम अपने ढाबे पर क्या बेचेंगे? ये बात भी सही है। मीरा और कल्पना अपने पिज्जा पराठा ढाबा से दिन भर में अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं, जिससे उन दोनों का अच्छे से गुजारा हो जाता है। बहू, हमारा ढाबा धीरे धीरे कितनी प्रगति कर रहा है। काश तेरे ससुर जी और मेरा बेटा अशोक इन सबको देखने के लिए जिंदा होते। हाँ माँ जी, आपने सही कहा। अशोक और ससुर जी के बिना ये सब अधूरा है। लेकिन एक बात भी है, वो दोनों चाहे शरीर से मर चुके हैं, लेकिन उनकी रूह आज भी हमारे साथ है। वो दोनों हमें तरक्की करते देख बहुत खुश हो रहे होंगे। हाँ बहू, सो तो है। इसीलिए निराश होने की जगह खुश होकर अपनी तरक्की का जश्न मनाते रहना चाहिए। साथ ही अशोक और ससुर जी के लिए हमें बिना हार माने बस मेहनत करते रहना चाहिए, है ना? तूने एकदम सही कहा है बहू, कितनी समझदार हो गई है तू। सब आपके कारण है माँ जी। मीरा और कल्पना दोनों अपने ढाबे पर आए हर बेसहारा की मदद करती, कभी कुछ पैसे देकर तो कभी मुफ्त में पिज्जा पराठा खिलाकर। ऐसे ही एक दिन उनके ढाबे पर एक औरत आती है जो एकदम बेसहारा होती है। जी मेरी मदद कीजिए, मुझे आपके ढाबे पर काम पर रख लीजिए। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या?
लेकिन हमारे ढाबे पर हमें किसी की भी जरूरत नहीं है फिलहाल। ईश्वर की कृपा दृष्टि से हम दोनों सास बहू मिलकर सारा काम संभाल लेते हैं। हाँ, अगर तुम्हें कुछ खाना हो या कुछ रुपए चाहिए तो हम दे देते हैं। उस प्रकार की मदद हम कर सकते हैं बहन। नहीं दीदी, मुझे काम चाहिए। मैंने पूरे गांव में हर जगह काम ढूंढा लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। देखिए, मुझे ज्यादा तनख्वाह ना दे तो भी चलेगा, बस काम दे दीजिए। मैं काम करके अपने अपने बलबूते पर जीना चाहती हूँ। मुझे तो ना मेरे मायके वालों ने सहारा दिया, ना ससुराल वालों ने। हर तरफ से मैंने बस ठोकर ही खाई है। आप दोनों बहुत भली हो, ये मैं जानती हूँ। अपने ढाबे पर आए हर जरूरतमंद की मदद करती हैं आप, इसीलिए कृपा करके मुझे एक अवसर दीजिए। लेकिन देखिए, आज नहीं तो कल आप दोनों को किसी नौकर की तो जरूरत पड़ेगी ना, इसीलिए अब से ही रख लीजिए ना मुझे काम पर। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें काम दे देते हैं। पर बहू, हमारे पास तो अभी फिलहाल कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जी माँ जी, जानती हूँ, पर जिस तरह से हमारा ढाबा दिन ब दिन प्रगति करने जा रहा है, ग्राहकों का आना जाना लगा हुआ है, इसीलिए हम दोनों भी कभी कभार सारा काम ठीक से संभालने में असफल हो जाती हैं। तो चलिए इन्हें रख लेते हैं। हम दोनों ढाबे के अंदर पिज्ज़ा पराठा बनाया करेंगे और ये सबको परोसा करेंगी, और साथ ही बचे खुचे बर्तन भी साफ कर दिया करेंगी। हाँ ठीक है बहू, अगर तुझे उचित लगता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी माँ जी। अच्छा, तुम कल से काम पर आ सकती हो? हाँ ठीक है दीदी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जी आप दोनों को खूब खूब तरक्की दे। धन्यवाद। अच्छा सुनो, तुम्हें अपना नाम तो बताना चाहिए ना, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दामिनी है दीदी। ठीक है दामिनी, मिलते हैं कल। जी जरूर। दामिनी अब अगले दिन काम पर आ जाती है। वो ढाबे पर आए लोगों को पिज्ज़ा पराठा परोसती है और साथ ही बचे हुए बर्तन को साफ करती है। दीदी, मैंने सारा काम कर दिया है, अब क्या करूं? दोपहर के समय है, ग्राहकों का आना जाना भी थोड़ा कम हो चुका है। एक काम करो, ढाबे के बाहर की जगह पर थोड़ा झाड़ू लगा दो, थोड़ा बहुत कचरा है वो भी निकाल दो। ठीक है दीदी। दामिनी अपना काम सही से करती है, लेकिन 2 दिन बाद जब सुबह के समय कल्पना और मीरा अपना ढाबा खोलने जाते हैं, तभी वो दोनों कुछ ऐसा देखते हैं जिससे वो दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये क्या, दामिनी का पिज्जा पराठा ढाबा? ये हमारे ढाबे पर काम करने आई दामिनी, 2 दिन में इसने ढाबा खोल लिया, वो भी ठीक हमारे ढाबे के सामने। दामिनी भी अपने ढाबे पर पिज्जा पराठा बेचती है, वो भी कम दाम में, जिस कारण गांव वाले अब उसके ढाबे पर पिज्जा पराठा खाने आते हैं। वाह वाह, ये पिज्जा पराठा तो एकदम मीरा दीदी और कल्पना काकी के पिज्जा के पराठे के जैसा है, लेकिन स्वाद एकदम वैसे का वैसा कैसे हो सकता है? ये मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओफो भाई साहब, आप दोनों खाने पर ध्यान दीजिए ना। कम दाम में इतना स्वादिष्ट पिज्जा पराठा आपको और कहाँ मिलेगा? ये बात भी सही कही आपने बहन जी। दिन भर मीरा और कल्पना के ढाबे पर केवल इक्का दुक्का ग्राहक आकर पिज्जा पराठा खाते हैं। वहीं कम दाम होने के कारण दामिनी के पास ही ज्यादा ग्राहक होते हैं। रात के वक्त, दामिनी, ये तुमने बहुत गलत किया। नाटक करके तुम हमारे ढाबे पर आई, वो भी सिर्फ काम मांगने के लिए। और तुमने काम सीखने के बहाने हमारे यहाँ के सारे तरीके सीख लिए, पिज्जा पराठा की खुफिया रेसिपी देख ली, और अब वही पराठा तुम कम दाम में बेच रही हो। देखना, हाँ तो देखना, तेरे कुकर्मों की सजा तुझे जरूर मिलेगी। अरे जाओ जाओ, अब तुम दोनों का ढाबा तो खत्म, और अब हर तरफ मेरे ढाबे की चर्चा होगी। दामिनी के ढाबे के कारण अब 2-3 दिन बाद तो कल्पना और मीरा के ढाबे पर ग्राहक एकदम ना के बराबर आते हैं, और उन दोनों को अपना ढाबा बंद करना पड़ता है। अपना गुजर बसर करने के लिए अब उन्हें गांव में लोगों के घरों में जाकर खाना बनाना पड़ता है। ऐसे वो 3 घरों में जाते हैं और थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं। उन्हें अपने साथ हुए धोखे का बहुत दुख होता है। बहू, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही गलत क्यों होता है? हमने हमेशा इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया और उस आदमी को भी काम दिया, लेकिन उसने ही हमारे साथ धोखा किया। वो सब मैं नहीं जानती माँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, वो हमें न्याय जरूर दिलाकर रहेंगे। अब दामिनी के ढाबे की तरक्की होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो पिज्जा पराठा बनाने की आधी सामग्री में मिलावट करती है। आधे दाम में बेच रही हूँ पिज्जा पराठा,
अरे भाई, मुझे भी तो थोड़ा बहुत मुनाफा चाहिए, इसीलिए अब मैं ये मिलावट वाली सस्ती सामग्री इस्तेमाल करके ही पिज्ज़ा पराठा बनाऊंगी। लोगों की जान खतरे में जाती है तो जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ हो इससे पहले ही उस गांव का एक आदमी दामिनी को मिलावट करते देख लेता है और फौरन बाकी लोगों को वहां एकत्रित करता है। उससे सभी बहुत सुनाते हैं। छी दामिनी, अरे लानत है तुझ पर। पहले तूने हमारे साथ धोखा किया और अपना ये ढाबा खोला, और अब तुम अपने फायदे के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हो, बेशरम कहीं की। हमें माफ कर दीजिए कल्पना काकी, मीरा दीदी। हमने कम दाम देखकर इस दामिनी के ढाबे का पिज्जा पराठा खाना सही समझा, लेकिन हम गलत थे। अब ये इस गांव में पिज्जा पराठा नहीं बेचेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी, मैं पूरी ईमानदारी से पिज्जा पराठा बेचूंगी। अरे चुप हो जा, बहुत हो गया तेरा। अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, दफा हो जाए इस गांव से। गांव वाले दामिनी को गांव से निकाल देते हैं, जिसके बाद कल्पना और मीरा दोनों सास बहू फिर से अपना ढाबा खोलते हैं और फिर उनकी खूब तरक्की होती है। इसीलिए हमें कभी भी खुद के फायदे के लिए दूसरों के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के बदले बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं मिलता। इसीलिए ईमानदारी और मेहनत से ही कमाना चाहिए और खुश रहना चाहिए।